गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं रोहित कुमार। हमने जो पिछली कक्षा में बात की थी ब्रिटिश कालीन जो है भारत में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का जो है प्रारंभ है उसके बारे में बात की। अभी हम बात करेंगे ब्रिटिश काल में जो भारत में जो भू राजस्व व्यवस्था जो प्रारंभ हुई, उन भू राजस्व व्यवस्था में जो है कि भारत के कौन से क्षेत्र पर कितनी जो भू राजस्व जो व्यवस्था है उनके जो 3 प्रकार थे, जिसमें हम बात करते हैं भू राजस्व व्यवस्था में कि जो है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, दूसरी है कि महलवाड़ी और तीसरी है जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। जो भारत के किन क्षेत्रों पर कहाँ पर जो है ये व्यवस्था प्रारंभ हुई उसके बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था की हम बात करें तो ब्रिटिश काल में जो सबसे पहले भू राजस्व व्यवस्था जो प्रारंभ हुई तो 1762 ईस्वी में बर्धमान और मिर्जापुर जो बंगाल में ही पड़ते दरअसल, तो 1762 में बर्धमान और मिदनापुर जो जिले थे बंगाल के, यहाँ पर जो है इजारेदारी प्रथा के रूप में बर्धमान और मिदनापुर में जो है इजारेदारी प्रथा के रूप में जो है प्रथा के रूप में भू राजस्व जो व्यवस्था है, भू राजस्व व्यवस्था है वो है प्रारंभ हुई। इजारेदारी प्रथा के रूप में जो है भू राजस्व व्यवस्था जो है वो प्रारंभ हुई, तथा जिसमें क्या था कि 3 वर्ष तक इस वाली जो इजारेदारी व्यवस्था थी जो 1762 में प्रारंभ हुई, इसमें था कि जो इजारेदारी जो ली जाएगी वो 3 वर्ष तक उस जमीन से जो है 3 वर्ष तक जो है उससे भूमि पर जो है कर वसूलने का अधिकार मिल गया। 3 वर्ष तक कर वसूलने का अधिकार मिल गया। जैसे कि इजारेदारी मतलब जमीन, एक जमीन है तो ये कृषक भूमि है, तो इस भूमि क्षेत्र के जो है ये काफ़ी लोगों की जो भूमि है, तो इस भूमि की को जो है भूमि को इजारा कहेंगे और इस इजारे का एक इजारेदार बना दिया। ये पूरी भूमि को एक आदमी के जो ले लिया संपर्क में उसको कह दिया इजारेदार। तो इजारेदार बना दिया मतलब जागीरदार जैसा ही होता है इजारेदार, तो इजारेदार बना दिया। तो उस इजारेदार का संपर्क सीधा जो है अंग्रेजों के साथ में, किसानों के साथ नहीं है। किसानों के साथ में जो है से कर अंग्रेज जो है कर किसानों से नहीं लेंगे, किसानों से कर उगाएगा जो है इजारेदार, और इजारेदार जो पूर्ति करेगा वो ब्रिटिशों की करेगा। तो ये इजारेदारी व्यवस्था जो है प्रारंभ हुई। उसके बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन कर उसके बाद में जो है 1772 में जो है वॉरेन हेस्टिंग्स ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो है स्थापना की। और ये जो अवधि थी, ये 3 वर्ष की जो अवधि थी, इसको बढ़ाकर जो है 5 वर्ष कर दिया। जो इजारा की जो लेगा उस अवधि को जो 3 वर्ष से बढ़ाकर जो है उस अवधि को जो है 5 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद में जो है 1777 में इस अवधि को दोबारा जो है 1777 में इसको दोबारा जो है 1 वर्ष किया गया। किसके द्वारा? हेस्टिंग्स के द्वारा। तथा इसकी देखरेख के लिए यूरोपीय कलेक्टर, देखरेख के लिए जो है यूरोपीय जो है कलेक्टर नियुक्त किया। जो हमारा जो वर्तमान जो कलेक्टर होता है जिसको हम आईएएस कहते हैं, वो जिला जो है जिलाधीश होता है। तो कलेक्टर जो है कलेक्ट मतलब राजस्व कलेक्ट करने वाला जो अधिकारी है उसको प्रारंभ में जो है कलेक्टर ही कहा जाता था। तो जो है वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या यूरोपीय कलेक्टर उसके लिए नियुक्त किए, तथा इजारेदारी व्यवस्था या इसको ठेका प्रणाली में लगान देने वालों के अधिक लगान देने वाले को है उसी को जो है भूमि दी जाती थी। तथा
इससे जो है कृषि का व्यवसायीकरण हो गया तथा कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। इसके अलावा जो है भारत के जो प्राचीन उद्योग धंधे हैं वो नष्ट हो गए। अब कृषि में जो है व्यवसायीकरण आ गया। तो इजारेदारी व्यवस्था क्या होती थी कि ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जो है इस क्षेत्र पर निर्धारित जो है इजारा है वो लगान निर्धारित कर दिया गया। जैसे कि यहाँ से हमको 2000 रुपये प्राप्त होने हैं इजारे के, निर्धारित कर दिया 5 साल, चाहे उस 5 सालों में अकाल पड़ेगा तो भी कोई नहीं, 5 साल में हमको वो ही उस पे इजारा देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता था कि ये जमीन ये सारी जो है ये जमीन ये खेत है मतलब सारे, तो इन खेतों की जो है नीलामी होती थी, ठीक है। और नीलामी होती थी तो जिसके पास जमींदार के पास जो सबसे ज्यादा पैसा है वो ही उसको गिरवी लेगा, इस जमीन को विटेसों से गिरवी लेगा और उसको है इजारेदारी मिलेगी। तो उसको इजारेदारी मिलेगी, मान के चलो मुझे 2000 रुपये उस जमीन से कमाने, इजारेदारी मुझे मिली है और 2000 रुपये मुझे लग रहा है कि अब इनकम नहीं हो रही है, मुश्किल हो गया, तो किसानों से ज़्यादा क्या ली जाएगी, जिस पे हम ज़मीन पे जो खेती करवा रहे हैं वो ज़मीन है किसानों की, लेकिन उस पर इजारेदार जो है क्योंकि इनको दीवानी अधिकार जो है बंगाल बिहार उड़ीसा में मिल गए अंग्रेज़ों को, तो ज़मीन इन्होंने समझा कि हमारी हो गई, तो इन्होंने जो है कृषकों की भूमि भी जो है ठेके पे देना चालू कर दिया। तो ठेके पे वही ज़मीन खरीदेगा जो 5 साल में नियमित जो है अंग्रेज़ों को भुगतान देता रहे। तो भुगतान देता रहे तो उस इजारेदारी प्रथा में क्या हुआ कि जो व्यक्ति भुगतान देता रहेगा नियमित उसी को जो है जमीन दी जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हुआ कि उस परिस्थिति में क्या हुआ कि जो व्यक्ति थे, जो भारत का जो कृषक वर्ग था, उससे क्या है अनियमित रूप से बेगार ली जाने लगी। उस पे करों का जो है दायित्व बहुत अधिक मात्रा में जो है बढ़ा दिया गया, कर दायित्व बहुत ज़्यादा लगा दिया। उस कर दायित्व के अलावा उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वसूल किया जाने लगा। तो केसरी का जो परंपरागत है, अब 2000 रुपये का मुझे टैक्स देना है तो मैं इस पे चावल, गेहूं, मक्का, अनाज, मोटे अनाज क्यों बोया जाएगा। इस क्षेत्र से 2000 रुपये मुझे अगर देना है तो ब्रिटिशों को ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, तो कृषि का व्यवसायीकरण हो गया, मतलब कृषि पर वो ही चीज़ें पैदा होगी जिससे कृषि में आमदनी हो। तो आमदनी के लिए यहां से पैदा होगा नील, जूट, कपास, सोरा। जो चीज से क्या होगा, जिस चीज से क्या व्यापार और व्यापारिक उद्देश्य की कुर्सी हो गई, मतलब जो कृषि का जो क्षेत्र था वो व्यापारिक क्षेत्र हो गया, मतलब कृषि जो है अब व्यापारिक आधार पर हो गई। तो ये जो है तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो भू राजस्व व्यवस्था जो चालू की गई, तो इनके द्वारा बर्दवान और मिर्जापुर में जो है मिदनापुर में जो है बंगाल के इजारेदारी प्रथा जो है भू राजस्व के रूप में प्रारंभ हुई। ये प्रथा थी 3 वर्ष के लिए। उसके बाद में जब 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स ने जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की, तो इसने जो है इसको 3 वर्ष की जगह 5 वर्ष कर दिया, लेकिन 77 में इसको घटाकर वापस 1 वर्ष कर दिया। और इसके राजस्व के उगाने के लिए जो है इसने यूरोपीय कलेक्टर, मतलब इस जगह से इजारा लेने के लिए जो है यूरोपीय कलेक्टर नियुक्त किए। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है राजस्व जो वसूली है उसकी जो अलग अलग जो प्रक्रिया थी, भू राजस्व जो किया जाता था वसूल, उसके जो है 3 अलग अलग प्रकार थे। अब हम 3 अलग अलग उन प्रकारों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से जो है भू राजस्व के जो प्रकार है ब्रिटिशों द्वारा जो है जो भारत में लगाई गई, अब प्रारंभ जो है भारत में इनके द्वारा किया गया। तो हम बात करते हैं, तो भू राजस्व व्यवस्था की हम बात करते हैं, तो ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है स्थायी बंदोबस्त। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त को जो है जमींदारी, बीसवेदारी, मालगुजारी और जागीरदारी, इस्तमरारी, इसको जो है जमींदारी, मालगुजारी, इस्तमरारी, बीसवेदारी
जमींदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी और जागीरदारी। और जागीरदारी जो है व्यवस्था कहा जाता था। किसको? स्थायी बंदोबस्त को। इस बंदोबस्त को जो है प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? कौन था उस समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसके समय का एक भू राजस्व जो है अधिकारी जो बनाया इसने, सर जॉन सोर। सर जॉन सोर के द्वारा जो है ये व्यवस्था प्रारंभ हुई। लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन सोर के द्वारा जो है ये व्यवस्था प्रारंभ हुई। और ये व्यवस्था सामने रखी भू पद्धति की, ये प्रारंभ हुई, इस पद्धति को सामने रखा 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में इसको प्रारंभ रखा। प्रारंभ में यह 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में थी जो 1790 में लागू हुई। लेकिन इसको 22 मार्च को इस व्यवस्था को, प्रारंभ में जो है स्थायी बंदोबस्त था 10 वर्षीय था, 10 वर्षीय था प्रारंभ में। परंतु 1793 में व्यवस्था को क्या कर दिया गया? स्थायी बना दिया गया। इस व्यवस्था को जो है स्थायी व्यवस्था जो है बना दिया गया। तथा 1 मई 1793 को कॉर्नवालिस कोड, इस व्यवस्था के लिए जो है 1 मई 1793 में कॉर्नवालिस कोड जो है, कॉर्नवालिस कोड जो है जारी हुआ। इस व्यवस्था के लिए जो है 1 मई 1789 को कॉर्नवालिस जो कोड है वो लागू हुआ। इसे प्रारंभ किया बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बाद में ये चालू की उत्तर प्रदेश और कर्नाटक क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक क्षेत्रों में भी लागू की गई। और यह जो व्यवस्था थी वो ब्रिटिश भूमि का जो है स्थायी बंदोबस्त है, ब्रिटिश भूमि का, जो ब्रिटिशों की जो भूमि थी, भूमि का 19% जो है स्थायी बंदोबस्त भूमि में आता था। जो भारत में जो ब्रिटिशों की जो भूमि थी उसका जो है 19% जो है स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आता था। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में। तो स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो भूमि का जो है 19% इस व्यवस्था के अंतर्गत आता था। इसमें जो कर जो लिया जाता था वो 10/11 भाग या 89% या 9/10 भाग, मतलब जो है कर का जो भाग था वो बटा हुआ था 10/11, 9/10, 89%। ये कर जो है कंपनी को दिया जाता था। ये था कंपनी का कर। और 1/11 भाग जो रखता था वो रखता था जमींदार अपने पास। जमींदार जो है अपने पास रखता था 1/11, मतलब उपज का ओनली 10%। राजस्व जो निर्धारित किया लगभग 2,65,00,000 जो है इसका राजस्व निर्धारित किया गया। तथा जमींदारों की जो क्षेत्र भूमि है तो इसको जो है इसके बाद में जो है इस बारे में जो हम बात करते हैं तो इससे क्या है कि जो ये व्यवस्था थी इसमें क्या है, कानून भी पारित था, सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून भी जो है इस व्यवस्था में पारित था कि अगर सूर्यास्त तक जो है तुमने लगान नहीं दिया तो तुम्हारी जो है जमीन बेच दी जाएगी। दूसरी व्यवस्था है महालवाड़ी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त के बाद में जो है दूसरी व्यवस्था की हम बात करें तो दूसरी व्यवस्था है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था, ये व्यवस्था जो है प्रारंभ हुई, महालवाड़ी व्यवस्था जो प्रारंभ हुई 1819 में हॉल्ट मैकेंजी
1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा, 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा, तथा ये है गंगा के दोआब, गंगा दोआब पश्चिम उत्तर प्रांत, उत्तर प्रदेश, दोआब पश्चिम उत्तर प्रांत, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और पंजाब, और मध्य भारत और पंजाब में जो है ये व्यवस्था जो है पारित हुई, तथा 1822 में इसको लागू किया गया। 1822 में व्यवस्था लागू, 1822 में जो है यह व्यवस्था लागू की गई, जिसके लिए जो है नियम 7 बनाया गया। नियम, जिसके लिए नियम 7 के तहत, नियम 7 के तहत जो है यह व्यवस्था लागू की गई। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये जो है जमींदारी प्रथा का ही एक संशोधित रूप था। इस महालवाड़ी व्यवस्था में दोस्तों क्या होता था कि इसमें क्या होता था कि जो गांव परिवार, उसको क्या, एक महल जो होता है, जिला जो होता है, उसको महल में बना दिया जाता था। पहले तो क्या जमींदारी उस क्षेत्र की ली जाती थी, अब यहाँ क्या महल हो जाता था। उस महल पर जो है एक कलेक्टर नियुक्त किया जाता था। कलेक्टर जो है उनकी राजस्व वसूली करता था, कलेक्टर जो है राजस्व वसूली करता था। तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है भूमि थी ब्रिटिश भारत की 30% भूमि, 30% भूमि जो है इस व्यवस्था के अंतर्गत रखी गई, तथा भूमि का स्वामित्व जो है कंपनी के पास था, जितनी की भूमि बेची जा सके, गिरवी रखा जा सके। तथा इसमें जो है भूकर 1834 में जो है विलियम बेंटिंक ने भूकर जो इससे लिया जाता था वो 80% कर दिया था। इस व्यवस्था के तहत जो भूकर लिया जाता था उसको 80% कर दिया था। किसमें? नौवे एक्ट में, नवे एक्ट में जो है बेंटिंक ने इसको जो भूल कर लिया जाता था उस पे जो है, इसमें जो है खेतों का मानचित्र, पंजियां, और यह नई योजना जो है उत्तरी भारत में जो है इसको लागू किया मार्टिन बर्ड। उत्तरी भारत में योजना लागू की गई मार्टिन बर्ड द्वारा, जिसको उत्तरी भारत में उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक, उत्तरी भारत भूमि कर व्यवस्था प्रवर्तक जो है कहा गया। तथा इससे क्या है, इसको जो है इस व्यवस्था में जो है अधिनियम जो हुए, फिर विद्रोह हुआ, सहारनपुर विद्रोह हुआ डलहौजी के समय में भी। बाद में जो है मार्टिन बर्ड ने जो है ये 80% राशि है इसको जो है 66% कर दिया था। तीसरी और अंतिम जो व्यवस्था थी ब्रिटिशों के समय की भू राजस्व की व्यवस्था, उसकी बात करें तो हम देखते हैं वो है व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भूमि का जो है 51% जो है इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है 51% जो है ब्रिटिश भूमि का आता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। रैयतवाड़ी में जो है कृषकों को ही भूमि का जो है स्वामी माना गया। इसमें तो क्या है, कृषक जो है भूमि स्वामी है, वह राजस्व चुकाता रहे। कृषक ही भूमि स्वामी है, वह राजस्व चुकाता रहे। तथा इसको जो है भूमि जो है कृषक जो है बटाई मात्र होता था, लेकिन वास्तव में जो है वो होता था क्या, कृषक क्या है इसमें बटाईदार है।
बटाईदार है, जो हम अपनी एक भाषा में बोलते हैं कि बटाई, जमीन तो किसी की है लेकिन कर हम रहे तो उसके हम बटाईदार है, तो उसको बटाईदार कहते थे। तथा यह मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में, मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में, 12 महल जो ज़िला है वहाँ पर 12 महल ज़िले में 1792 में लागू की गई। प्रारंभ किया इसको कैप्टन रीड ने, कैप्टन रीड के द्वारा जो है प्रारंभ की गई। तथा टॉमस मुनरो की जो सहायता से खेत का लगान निश्चित हुआ, खेत का लगान जो है निश्चित हुआ कि कितना लगान जो है लगभग देना है, कि खेती से जो है कितना लगान जो है, खेत का लगान निश्चित हुआ कि खेती से लगभग कितना लगान जो है देना है। तथा 1808 में जो 1820 में कर्नाटक और दक्षिण भारत में, 1820 में कर्नाटक व दक्षिण भारत में लागू किया गया, तथा बंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था एल्फिंस्टन और चैपलिन की रिपोर्ट पर, बंबई में व्यवस्था एल्फिंस्टन व चैपलिन रिपोर्ट पर प्रारंभ हुई, चैपलिन रिपोर्ट पर प्रारंभ हुई। तथा इसी जो के बाद में जो है दक्कन क्रैसन जो है अधिनियम बना, बाद में जो है दक्कन क्रैसक सुधार अधिनियम, मतलब दक्कन क्रैसक अधिनियम जो है अधिनियम पारित हुआ। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि ब्रिटिश कालीन जो है भू राजस्व व्यवस्था में, तो आपको बताया था कि जो प्रारंभ में जो पहले हम भू राजस्व व्यवस्था की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी और कैसे, मतलब जो है इनसे जो तीनों व्यवस्थाओं में हम देखते हैं इनसे कैसे कैसे कर जो है लिया जाता था। तो इन तीनों व्यवस्थाओं के जो है तभी भी जो है उसके बाद में भी जो है क्रैसक आंदोलन प्रारंभ हुए, या फिर कहीं ना कहीं है जो 1857 की क्रांति हुई उसमें भी जो है क्रैसकों ने विद्रोह किया, जमींदारों ने अंग्रेजों का समर्थन दिया, और जो है बाकी के जो है आदिवासी विद्रोह, जनजातीय जो है क्रैसकों के विद्रोह कहीं ना कहीं इन जो है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था में भी उस चीज के जो है आधार बिंदु भी छिपे हुए थे। हम बात करते हैं कि स्थायी बंदोबस्त जो है इसको कहा जाता है जमींदारी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त में भूमि का जो मेन होता था अधिकारी कौन होता था, जमींदार, तो इसको जमींदारी व्यवस्था कहा जाता था। इसको मालगुजारी कहा जाता था, इस्तमरारी कहा जाता था और बीसवेदारी कहा जाता था, मतलब जमीन बीघे के हिसाब से डिवाइड होती थी, तो इस व्यवस्था को क्या है बीसवेदारी व्यवस्था भी कहा जाता था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन सोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय ब्रिटिश गवर्नर थे और सर जॉन सोर के द्वारा जो है ये व्यवस्था प्रारंभ की गई। तो इसमें हम बात करते हैं कि 1789 में जब ये व्यवस्था प्रारंभ हुई तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, लेकिन उसके बाद में यूपी और कर्नाटक क्षेत्र में भी यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। और यह प्रारंभ में जो व्यवस्था थी वो थी अपनी 10 वर्षीय थी, लेकिन इसको 1793 में व्यवस्था को स्थायी कर दिया गया 1 मई और 93 के कॉर्नवालिस कोड के साथ में। हाँ, तो जो है कि जारी कर दिया गया। उसके बाद में जो है
इस पे जो लगान लिया जाता था, देखिए लगान की मात्रा बहुत ज्यादा थी, मतलब 89%। कृषकों को कुछ नहीं मिलता था लगान का जो है, मतलब इसमें क्या होता था कि जमींदार के पास में क्या रहता था, कंपनी के पास में क्या रहता था, वो है कि जमीन है, इस जमीन का जो है पूरा, तो इस जमीन से जो है लगान लिया जाएगा, लगभग जो है 1/3 इसमें जो है कृषकों के पास रह गया जो खेती कर रहा है। 1/3 किसके पास रह गया? कृषक के पास जो खेती कर रहा है, उसको मिलना है, मतलब 1/3। जमीन किसकी है? पूरी जमींदार की। जमीन जो है जमींदार की है। रैयत जो है किसान जो खेती कर रहा है, उसको किसान जमींदार क्या देगा? उसको मजदूरी देगा। तो मजदूरी देगा तो लगभग 1/3 भाग जो जमीन का 30% जो है लगभग किसानों में बढ़ जाएगा। तो लेकिन जमींदार के सामने समस्या है कि जमींदार को 1/11 मिल रहा है, उपज का 10% मिल रहा है, 90% अंग्रेज ले गए। तो जमींदार सीधी बात है कि कृषकों का, अंग्रेजों के सामने तो कुछ नहीं कर सकता, कृषकों का हक दावेगा, कृषकों का हक मारेगा। जमींदार के सामने एक समस्या और थी, सूर्यास्त कानून जो है अंग्रेजों ने बाद में पारित कर दिया। इस सूर्यास्त कानून में क्या था कि तुमको एक राजस्व लगान, जैसे उस समय राजस्व का लगान था 2,65,00,000 निर्धारित कर दिया कि इस जमीन से जो है 2,65,00,000 का राजस्व लेना है। 2,65,00,000 का जो राजस्व नहीं मिला तो उस समय क्या है कि इसकी जो है जमींदारी की जिम्मेदारी बर्खास्त और भूमि जो है अंग्रेजी अधिपत्य में आ जाएगी। जमीन का जो है 19%, सबसे कम क्षेत्र पर भारत की यह भूमि की जो व्यवस्था है वो लागू थी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इस व्यवस्था का लाभ ये हुआ कि जमींदार जो है वो अंग्रेजों के साथ में फलीभूत हुए। कृषकों ने हमेशा, जो भी क्रांति हुई, कृषकों ने विद्रोह किया। जमींदार वर्ग जो है अंग्रेजों के सामने 1857 की क्रांति हुई या कभी भी जो है क्रांति हुई या भारत का राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, वहां पर जमींदारों ने हमेशा ब्रिटिश वर्ग का ही साथ या समर्थन दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं महलवाड़ी व्यवस्था की। तो 30% भूमि इसके अंतर्गत थी। हॉट मैकेंजी ने जो है इसको गंगा दोआब में, पश्चिम उत्तर प्रांत में और यूपी और मध्य भारत पंजाब में चालू किया गया। 1822 में व्यवस्था लागू हुई नियम 7 के तहत। विलियम बेंटिक ने जो है भूकर की दर 80% निर्धारित की गई। उत्तरी भारत में योजना को लागू किया मार्टिन वर्ड ने, और उत्तर भारत में भूमि कर की व्यवस्था 66%। महल क्या होता था? भूमि के अलग अलग जो है एक भूमि है पूरे राज्य क्षेत्र की। इस भूमि का जो है ये राज्य है पूरा। इस राज्य में ये इनको जो है महल कहते थे, मतलब ये जिलों में बटी हुई है। इस महल पर जो है एक अधिकारी लगा दिया जिसको कलेक्टर कहते थे। कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर लगा दिया। कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी महल से जो है वो अपना कर जो है वसूलेगा। भारत के 30% क्षेत्र पर यह वाली व्यवस्था जो है लागू थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें, इसमें क्या, कृषक भूमि का जो है स्वयं कृषक ही, रैयत क्या होता है? कृषक होता है। 71% भारत के क्षेत्र में ये थी। इसमें जो है कृषक भूमि का स्वामी होता था कृषक, तथा राजस्व चुकाता रहे। मतलब कृषक क्या था? बटाईदार। बटाईदार क्या होता है? मेरे पास जमीन है, मैंने किसी को बट पे जो है उसको दे दिया, तो बटाईदार जो है वो भी मेरी भूमि का जो है स्वामी है। लेकिन बटाईदार जबरदस्ती जो है, यहां पर अंग्रेज बटाईदार थे। कृषक तो बटाईदार हो गया, अंग्रेज भूमि का स्वामी हो गया। अब जमीन किसकी है? कृषक की, लेकिन जो है कृषक बटाईदार हो गया क्योंकि जमीन का जो अधिकार है ब्रिटिश दिखा रहे हैं, लेकिन कृषक उसकी जमीन कर रहा है, तो कृषक को बटाई देगा, मतलब तो बटाईदार हो गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में ये 1742 में चालू हुई। कैप्टन रीड ने इसको चालू किया। थॉमस मुनरो की सहायता से जो है लगान निर्धारित किया गया लगभग जमीन का 50%। उसके बाद में कर्नाटक और दक्षिण भारत में भी ये व्यवस्था लागू हुई। बंबई में व्यवस्था एल्फिंस्टन व चैपलिन की रिपोर्ट पर प्रारंभ हुई, और इनके बाद में जो 1879 में जो है दक्कन कृषक सुधार अधिनियम पारित हुआ। भारत के सबसे बड़े क्षेत्र 51% क्षेत्र पर यह जो भूमि की जो व्यवस्था थी वो प्रारंभ थी। तो दोस्तों हमने बात की आज भू राजस्व व्यवस्था के बारे में, ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। हम अगली कक्षा में बात करेंगे 1857 की क्रांति या 1857 का जो है ब्रिटिश विद्रोह। ब्रिटिशों के जो खिलाफ भारतीयों ने विद्रोह किया, वो एक अचानक विद्रोह नहीं था। उसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक कई कारण थे, या उसके जो है तत्कालीन कारण कुछ थे, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो था भू राजस्व व्यवस्था, ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी और रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है उनकी जो बात की जाती है। तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में।